Morning everyone. Good morning Vaishnavi. Good morning Ajay. Good morning Divya. Good morning Tanu. Good morning Kamini. Good morning Soumya. Good morning Kashish. Good morning Sneha. Good morning Krishna. Good morning Shweta. तो आज आपका टेस्ट नहीं है, ठीक है, एज पर शेड्यूल। कल आपका टेस्ट होगा और आई थिंक उसी का है ना, क्लासिफिकेशन वाले का। क्लास 11th का चैप्टर 1 टू चैप्टर 4, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, तो आज आप जो है अच्छे से रिवीजन कर लोगे, आज आपका टेस्ट नहीं है। और बाकी आगे जिसमें भी आपको लग रहा है कि टाइम कम है, जैसे ह्यूमन फिजियो में अगर टाइम नहीं है या फिर और किसी यूनिट में टाइम नहीं है, तो कल वाला जो है वो आज जल्दी से खत्म करके बाकी आगे के चैप्टर्स भी आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और आज शाम को आपकी क्लास नहीं होगी और कल भी कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो परसों फिर मॉर्निंग में हम क्लास करेंगे क्योंकि कल मेरा जो है एग्जाम है। तो फिर परसों मॉर्निंग में हम मिलेंगे। तो ये है कि आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप अपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, बायोलॉजी का रिवीजन करो टेस्ट के लिए। ठीक है, तो अब हम जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल जो है मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई थी, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है। एंड अगर उसी एटॉमिक मास नंबर को ग्राम्स में आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो आपको क्वांटिटी देता है 1 मोल ऑफ एटम्स की मास की। ठीक है, अगर मैंने कहा कि सोडियम का मास नंबर कितना है, 23 है, अगर इसी मास नंबर को मैं कह दूं कि 23 ग्राम सोडियम है, तो इस 23 ग्राम सोडियम में मेरे पास 1 मोल सोडियम एटम्स की क्वांटिटी का मास होगा। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने बाकी एलिमेंट्स के बारे में बताया था। और फिर मैंने आपको कहा था कि अगर मेरे को एक एटम का मास बताना है तो एक एटम के मास के लिए मैं जो यूनिट यहाँ पर डिफाइन करता हूँ वो यू होती है या फिर एएमयू होती है। तो U लिखा होगा अगर मास नंबर के आगे या फिर AMU लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो मास है वो आपको 1 एटम का दे रखा है। ठीक है, और मैंने आपको इस तरीके से भी बताया था यहाँ पर कि जैसे मान लो 23 ग्राम सोडियम है, तो उसका मास इतने एटम्स, इतने सोडियम एटम्स के बराबर होगा। ये कितने हैं, 1 मोल सोडियम एटम्स है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 मोल सोडियम एटम्स का जो मास है कितना होगा, 23 ग्राम होगा। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि एक सोडियम एटम का जो मास है वो कितने के बराबर होगा, 23 डिवाइडेड बाय जो एवोगैड्रो नंबर है आपका, या मोल वाली जो क्वांटिटी है 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। और जब आप इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो उसके, ठीक है, 1/6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 23 ग्राम्स। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि एक सोडियम एटम का मास कितने के बराबर होता है, 23 एटॉमिक मास यूनिट के, या फिर आप इसको 23 यू भी लिख सकते हो। तो अब आपने देखा कि इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, सेम हो गई। इधर भी आपका एक सोडियम एटम है और इधर भी आपका क्या है, एक सोडियम एटम है। तो इनकी राइट हैंड साइड को आप बराबर कर सकते हो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1/6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 23 ग्राम, ये जो राइट हैंड साइड है ऊपर वाले की, और ये जो राइट हैंड साइड है नीचे वाले की, इन दोनों को बराबर करने पे 23 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 AMU की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपको इतनी मिल जाएगी। और इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि 1 AMU जो बेसिकली दिया जाता है कार्बन को रेफरेंस देके माना जाता है। मतलब कार्बन एलिमेंट जो होता है, 12 जो आइसोटोप होता है, C12 आइसोटोप, उसका 1/12 अगर हम मास ले लें तो वही हम 1 AMU क्वांटिटी कहते हैं। तो यही सेम प्रोसेस मैंने आपको कार्बन के लिए भी करके दिखाया था, और कार्बन के लिए भी हमें जो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू मिली थी वो ये मिली थी। ठीक है, और एक्चुअली में आप यहाँ पर ये समझोगे कि ऊपर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि 1 AMU जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1/12 ऑफ कितने के, एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ C12 एटम के बराबर होता है। यानी कि एक एटम अगर आप ले रहे हो कार्बन 12 का, C12 का, आप अगर आप एक एटम ले रहे हो, उसका अगर आप एटॉमिक मास ले रहे हो और उसको अगर आप 12 से डिवाइड कर रहे हो, तो वो ही आपको क्या देगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू देगा। तो ये 1/12 हो गया। और ये कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटम, हमें पता है कितना होता है। वैसे तो हमें ये पता है कि वो 12 AMU के बराबर होता है। ठीक है, और यही जो 12 AMU है वो आपका किसके बराबर होगी वैल्यू, यही जो 12 AMU की वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर होगी, यहां पर आप देख सकते हो। कहाँ गया, एक एटॉमिक मास,
ये रही 12 एएमयू की वैल्यू, जो कि 12 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। 12 मल्टीप्लाइड बाई 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम इतने के बराबर होता है। तो ये 12 से 12 जब कैंसिल हो जाएगा, वापस से आपको एक एएमयू की वैल्यू ग्राम्स में कितनी मिल जाएगी, 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम्स। ठीक है, इतनी मिल जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करने पे जो आपको नंबर मिलेगा वो ये नंबर मिलेगा, ये वाला 1.660539 इंटू 10 की पावर -27। ये केजी में दे रखा है, अगर आप ग्राम में करना चाहो तो इसमें आप 10 की पावर -3 से और मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर सॉल्व करके कितना मिल जाएगा, 1.66059 मल्टीप्लाइड बाई वो 10 की पावर -27 केजी था, उसको अगर ग्राम में करना है तो -3 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, -30 ग्राम हो जाएगा। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 केजी के बराबर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होती है आपकी एक एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन, उसमें इतने केजी या इतने ग्राम क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्या अब आपको समझ आ गया ये? यस सर। नहीं भी आया होगा तो एक बार फिर से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो इसमें और क्या ही बताया जा सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बस आपने ये ध्यान रखना है कि एक एटॉमिक मास यूनिट या एक यूनिट जो है वो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 केजी होता है। ये कैसे आता है वो मैंने बता दिया। और यही जो 1 यूनिट का मास है या जो 1 एएमयू का मास है, ये 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम होता है। किसका? C12 का। C12 का अगर आप एक एटम का मास ले रहे हो और उसको 1/12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वही आपको 1 यूनिट की वैल्यू देता है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में आपको दी जाती हैं। अगर आपको सॉल्व भी करना होगा इनको रख के तो ये वैल्यूज आपको दी जाएंगी। और लगभग लगभग तीनों की वैल्यू 1 के बराबर ही होता है। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो काफी कम है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग सेम है, यानी कि 1.00727 और 1.00866 यूनिट के बराबर है। ठीक है, और केजी में तो आपको पता ही होगा मास केजी में कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी हो गया। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -27 केजी के बराबर होता है। तो केजी में आपको पता ही है, और ये एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी यूनिट को, मतलब ये जो यूनिट में आपको मास दिया हुआ है, इसी को अगर आप ये 1 यूनिट के मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वही सेम वैल्यू मिल जाएगी जो एक्चुअली में आप याद करते हो केजी वाली। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन बिटवीन है एएमयू एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये जो MEV लिखा है इसका मतलब क्या है, कैपिटल M का मतलब है मेगा और EV का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कह रहे हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो इतने के बराबर होता है। ठीक है, अब ये आया कैसे? आप ये सोच रहे होगे कि भाई लेफ्ट साइड में तो यहाँ पर मास लिखा है और राइट साइड में किसकी यूनिट लिखी है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होगी, बताओ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है? जी। किसकी? बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है? एनर्जी। एनर्जी की होती है। ठीक है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी हो जाएगी ना। मेगा का तो मतलब क्या है, 10 की पावर 6। मेगा तो प्रीफिक्स है खाली, 10 की पावर 6 रिप्रेजेंट करता है। जैसे नैनो होता है 10 की पावर -9। ठीक है, पीको होता है 10 की पावर -12, उसी तरीके से मेगा होता है 10 की पावर 6। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है राइट साइड में एनर्जी की यूनिट है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, एएमयू लिखा है, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट लिखा है, जो कि मास की यूनिट है। तो ये मास की यूनिट एनर्जी की यूनिट के बराबर कैसे हो गई, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो लाइक देखो ये वाली यूनिट जो आई होगी ना वो कैसे आई है, एक रिलेशन होता है E इक्वल टू mc²। ये शायद आपने पढ़ा भी होगा, आइंस्टाइन ने दिया था ये। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये वाला रिलेशन उसने ये बोला था कि अगर आप 1 kg मास लेते हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मास की वैल्यू 1 kg है और C की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो E इज इक्वल टू mc² अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं और m की जगह मैं 1 kg रखता हूं और C की जगह मैं 3 इंटू 10 की पावर 8 रखता हूं और इसका स्क्वायर करता हूं तो कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 16 हो जाएगा। तो ये जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी, केजी मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। और ये किसकी यूनिट होती है, ये बेसिकली यूनिट जो होती है आपकी किसकी होती है, मतलब उसकी, मतलब इस यूनिट को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 9 × 10⁻16 ये केजी हो गया, और उसके बाद यहाँ पर जो है 1 मीटर हो गया, और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये केजी क्या है, मास की यूनिट है, ये क्या है, लेंथ है, तो मास इनटू लेंथ, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका एक्सेलरेशन है। तो ये मास और ये एक्सेलरेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। एंड फोर्स को अगर आप ये डिस्टेंस की यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है, ठीक है। और ये जो वर्क डन आपको मिलेगा, वर्क डन या फिर वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो यहां से लाइक आपको ये वाली चीज थोड़ी सी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू mc स्क्वायर, इसमें m की जगह हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट की जब वैल्यू रखी और उसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, तो हमको क्या मिला, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट मतलब कि ये 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी रखा मास की जगह पे, और सी की जगह पे तो वही रहेगा 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जब आप रखोगे तो एनर्जी की जो आपको वैल्यू मिलती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में कितनी मिलती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। तो आइंस्टाइन ने ये बताया था कि 1 किलो मास से, अगर आप 1 किलो मास की बात कर रहे हो तो 1 किलो मास से इतनी सारी एनर्जी बनाई जा सकती है, 9 इंटू 10⁻16 जूल एनर्जी बनाई जा सकती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगा के ये डिफाइन कर लिया गया कि एटॉमिक मास यूनिट अगर आप लेते हो, यानी कि एक यूनिट मास लेते हो एटम का, जो कि 1.66 इंटू 10⁻27 केजी के बराबर होता है, तो इसको अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हो, इसको ब्रेक करके अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, number of protons z inside the nucleus of an atom is exactly equal to the number of electrons revolving around the nucleus of atom। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं भाई, नंबर ऑफ z जो है वो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, लेकिन आपको ध्यान कर रखना है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल स्टेट में, जब आयन होगा तब नहीं होगा, ठीक है, तब आपके इलेक्ट्रॉन घटेंगे या बढ़ेंगे। दिस नंबर इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर, ठीक है। तो ये चीज आप पढ़ चुके हो। उसके बाद है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द न्यूट्रॉन नंबर n, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The sum of the number of protons and neutrons is called the mass number। तो मास नंबर का रिलेशन क्या होगा, न्यूट्रॉन प्लस आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का नंबर है, प्रोटॉन का नंबर है। तो न्यूट्रॉन का नंबर प्लस प्रोटॉन का नंबर जो कि आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। ये मैंने कल आपको अच्छे से पढ़ा दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम आइसोटोप की बात करें, तो आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर उनका अलग अलग होता है। तो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर न्यूक्लाइड्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर Z बट डिफरेंट मास नंबर A। न्यूक्लियस का मतलब कि न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, अलग अलग अगर एटम है, दो एटम है हमारे पास, उनके दो अलग अलग न्यूक्लियस हैं, तो वो न्यूक्लियस के जो एटॉमिक नंबर होंगे वो दोनों के बराबर होंगे, लेकिन उनका मास नंबर जो है वो यहाँ पर अलग अलग होगा, ठीक है। तो अच्छा मेरे को ये बताओ कि आइसोटोप में अगर एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं और मास नंबर अलग होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कौन सी चीज यहाँ पर अलग अलग होगी आइसोटोप के केस में, बताओ। आइसोटोप में क्या इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग होता है, या प्रोटॉन का नंबर अलग होता है, या न्यूट्रॉन का नंबर अलग होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का, ठीक है। क्योंकि जब आपने कह दिया कि एटॉमिक नंबर बराबर है, अब अगर एटॉमिक नंबर बराबर है सभी आइसोटोप का, तो इसका मतलब प्रोटॉन का नंबर भी बराबर होगा, और प्रोटॉन का नंबर अगर बराबर है और ये कह रहे हैं कि एटॉमिक मास नंबर अलग अलग हो रहा है, तो प्रोटॉन अगर आपने फिक्स कर दिया, इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम ही क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है। तो प्रोटॉन अगर फिक्स है और एटॉमिक मास नंबर अगर अलग अलग है, तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन के नंबर अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है, और डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर n। तो जैसे हाइड्रोजन के हमारे पास आइसोटोप होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो 1H1 को हम प्रोटियम कहते हैं, 1H2 को हम ड्यूटेरियम कहते हैं, 1H3 को हम क्या कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1 और 1, और सबके मास नंबर अलग अलग है, 1 2 3। मास नंबर का अलग मतलब क्या है कि पहला वाला जो है
उसमें प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, 0 न्यूट्रॉन है, ठीक है। दूसरे वाले केस में एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तीसरे वाले केस में आपका एक क्या है, प्रोटॉन है, और 2 आपके न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हमेशा प्रोटॉन का नंबर फिक्स ही रहता है एटॉमिक नंबर के बराबर, लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर चेंज होते रहते हैं, और यही क्या कहलाते हैं, आपके आइसोटोप कहलाते हैं। और वही सेम केस आप यहाँ पर भी देख सकते हो कार्बन के आइसोटोप में, ठीक है। अब ये 11 12 14 होता है या पता नहीं 12 13 14 होता है, अब वो देख लेना। तो 6 से 11 सपोज हो गया, 6 से 12 हो गया, 6 से 14 हो गया, तो तीनों का एटॉमिक नंबर 6 के बराबर है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर अगर 6 के बराबर है, इसका मतलब न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने, 8 हो गए। तो तीनों में क्या होगा, न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आइसोबार। आइसोबार का मतलब ये होता है कि मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, ठीक है। मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग है। अब एटॉमिक नंबर अलग अलग होने का मतलब भाई यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के नंबर अलग होंगे, प्रोटॉन के नंबर अलग होंगे, या न्यूट्रॉन के नंबर अलग होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर अलग होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो दोनों सेम ही होते हैं, तो उन दोनों के नंबर अलग अलग होंगे। बाकी न्यूट्रॉन जो है वो आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियेट्स हैविंग सेम मास नंबर, सेम मास नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। आइसोबार रिप्रेजेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, लेकिन आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे वाटर है, तो वाटर हम ये कहते हैं H2O वाटर फॉर्मूला होता है, नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला। और इसी तरीके से हमारे पास D2O भी होता है, जिसे हम हैवी वाटर कहते हैं, जो कि आपके ड्यूटेरियम से बनता है 1H2 से, ठीक है। तो जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोटोप्स के केस में सिमिलर होती हैं या लगभग सेम होती हैं, लेकिन आइसोबार के केस में जो है वो अलग अलग होती हैं। क्योंकि हमने केमिस्ट्री में हमेशा ये पढ़ा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर डिपेंड करती है, और आइसोटोप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज पर कोई ज्यादा अंतर नहीं आता। लेकिन आइसोबार के केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर चेंज हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, 1H3 हो गया और 2He3 हो गया। तो दोनों में आप मास नंबर देख सकते हो, हाइड्रोजन का 3 है ट्राइटियम वाला, और हीलियम का भी 3 है। लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का कितना है, 2 है। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन हो गया, और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन हो गए। और हाइड्रोजन जो ये 1H3 वाला दे रखा है इसमें 2 न्यूट्रॉन हो गए, और हीलियम जो आपको देख रखा है उसमें 1 न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ये 7N14 होगा, ठीक है, ये नाइट्रोजन होगा। तो 6C14 इस तरीके से, और 7N14, तो दोनों ही केसेस में आप देखोगे एटॉमिक मास नंबर क्या है, बराबर है। लेकिन ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है और इसका कितना, 7 है। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन हो गए, और नाइट्रोजन में आपके 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन हो गए। अब कार्बन में जो आपके न्यूट्रॉन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 14 - 6 यानी कि 8 हो जाएंगे, और नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे, 7 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आइसोबार और आइसोटोप्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब उसके बाद इसी तरीके से एक और टर्म आ जाता है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं आइसोटोन। आइसोटोन का मतलब कि जिसमें न्यूट्रॉन के नंबर जो है वो बराबर होते हैं। न्यूक्लियेट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यहाँ पर एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, डिफरेंट मास नंबर भी अलग अलग होगा, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो यहाँ पर सेम रहेगा। एग्जाम्पल देख सकते हो, पहला पेयर जो आपको दिया है 1H3 और 2He4, यानी कि हाइड्रोजन का ट्राइटियम वाला आइसोटोप और हीलियम 2He4 हीलियम हो गया, ठीक है, जिसे आप अल्फा पार्टिकल भी कहते हो। तो इन दोनों केसेस में आप देखोगे हाइड्रोजन जो 1H3 वाला देख रहा है, 3 - 1 करोगे एटॉमिक मास नंबर में से प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का नंबर माइनस करोगे तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा, जो कि 2 न्यूट्रॉन आएंगे। और हीलियम वाले केस में भी देखोगे 4 - 2 यानी कि 2 न्यूट्रॉन्स आएंगे। और इसी तरीके से इन्होंने मरकरी और गोल्ड का एग्जांपल दिया हुआ है। मरकरी में 80 Hg 198 ये दे रखा है, और गोल्ड में भी 79 Au 199 दे रखा है। तो इसमें आपके टोटल जो प्रोटॉन्स है वो कितने हो जाएंगे, 118 हो जाएंगे दोनों ही केसेस, ठीक है। 118 ही होंगे ना, कितने होंगे, 118 होंगे, मतलब न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम आएगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल किसके हो गए, आइसोटोन्स के हो गए, मतलब न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है, ठीक है। अब उसके बाद एक नेक्स्ट रिलेशन आता है, द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स मास नंबर ए अकॉर्डिंग टू द रिलेशन r = r0 a 1/3। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
तो एक हमारे पास रिलेशन होता है रेडियस निकालने का। अगर आपसे ये रिलेशन पूछा जाए कि एटॉमिक मास नंबर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस की रेडियस है, ठीक है, ये ध्यान रखना ये न्यूक्लियस की रेडियस है, एटम की नहीं है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ये, ठीक है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और जो आपका एटॉमिक मास नंबर है वो किस पर डिपेंड करता है, ये वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ए की पावर 1/3 का मतलब है कि एटॉमिक मास नंबर का क्यूब रूट। अगर 9 होगा तो 9 का क्यूब रूट कितना हो जाता है, सॉरी 9 नहीं, अगर मान लो 8 होगा तो 8 का क्यूब रूट कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। क्यूब रूट का मतलब कि क्यूब रूट करने पे ऐसा नंबर आए जिसको आप आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर मिल जाए। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, ये आपका रिलेशन होता है, जहां पर r नॉट जो है वो आपका एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, या आप इसको 1.2 फेम्टोमीटर भी कह सकते हो या फर्मी भी कह सकते हो, ठीक है। फर्मी भी इसको बोल सकते हैं, फर्मी या फिर फेम्टोमीटर। 10 की पावर -15 का मतलब क्या होता है, ये फेम्टो, ठीक है। तो 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, ये आप कांस्टेंट की वैल्यू याद रखोगे। और मान लो आपसे कह दिया जाता है कि हमारे पास क्या है, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि कुछ भी है, मान लो कैल्शियम का एटम है, तो कैल्शियम का एटम आपके पास है और आप बताओ कि उसकी रेडियस कितनी होगी, बस उसके न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होगी, सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब उसके लिए आपको कम से कम 1 से 20 तक के जो एटॉमिक नंबर है केमिस्ट्री के, उनके मास नंबर आपको पता होने चाहिए। 1 से 20 तक तो कम से कम पता होना चाहिए, वरना तो वैसे तो एक क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे देंगे, 20 से अगर ये ऊपर पूछेंगे तो आपको वैल्यू दे देंगे। जैसे इन्होंने कहा कि कॉपर है, तो कॉपर के मास नंबर की वैल्यू आपको दी जाएगी क्वेश्चन में, और उस मास नंबर का क्यूब रूट निकालना होगा, उसको आर नॉट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपने ऑप्शन से आंसर को मैच कर लेना। तो ये वाला फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर मास डिफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट, जो कि इस चैप्टर का लाइक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मास डिफेक्ट, ठीक है। तो इस मास डिफेक्ट को यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि ये जैसे न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है आपके पास, ऑर्बिट्स हैं, जिसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेंटर में जो ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन के ऊपर तो देखो कोई चार्ज है नहीं, तो उनसे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर, सारे ही प्रोटॉन्स के ऊपर कितने चार्ज, मतलब क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब मान लो मैंने कह दिया कि ये एक जो आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर मान लो 20 प्रोटॉन्स है, तो 20 प्रोटॉन का मतलब क्या है कि सारे जो 20 प्रोटॉन्स होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और सारे पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्सेस लगा रहे होंगे, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज इतना ज्यादा छोटा होता है, एंड इतने छोटे साइज में इतना सारा चार्ज अगर रहे सेम सेम नेचर का, यानी कि पॉजिटिव चार्ज रहे, तो बहुत ज्यादा रिपल्शन क्रिएट होगा। रिपल्शन हो रहा है लेकिन फिर भी ये न्यूक्लियस जो है वो बर्स्ट नहीं कर रहा, यानी कि एक्सप्लोड नहीं कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो फट नहीं रहा, क्योंकि न्यूक्लियस को फट जाना चाहिए और प्रोटॉन्स जो है उससे बाहर आ जाने चाहिए रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो इसके पीछे मैंने आपको एक फोर्स का रीजन बताया था, जिस फोर्स का नाम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जो कहीं पर प्रेजेंट है, तो वो यही है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने क्या कर रखा है, उन प्रोटॉन्स को एक साथ बांध के एक छोटे से स्पेस में रखा हुआ है, यानी कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं, उन प्रोटॉन्स के रिपल्सिव फोर्सेस को भी ओवरकम करके इन्होंने इतना खतरनाक वाला फोर्स बनाया है कि उन प्रोटॉन्स को एक साथ बिठा के एक ही छोटे से कमरे में रखा हुआ है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो आपका मतलब न्यूक्लियस बन चुका है, ठीक है, अगर मैं इस न्यूक्लियस को तोड़ देता हूं, यानी कि इफ आई ट्राई टू ब्रेक दिस न्यूक्लियस, तो इसमें जो मेरी एनर्जी इस्तेमाल होगी, ठीक है, इसमें जो मेरी एनर्जी यहाँ पर इस्तेमाल होगी, उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो पहली चीज आपको समझनी है बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी को आप दो तरीके से समझ सकते हो। पहली चीज तो ये कि अगर मैं इस न्यूक्लियस को तोड़कर इन प्रोटॉन्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले जाता हूं। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब है कि ये जब प्रोटॉन्स इतनी दूरी पर हो जाएंगे जिसके बाद कोई एक प्रोटॉन किसी दूसरे प्रोटॉन पर
रिपल्सिव फोर्सेस नहीं लगा रहे होंगे, तो वो होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट मतलब कि प्रोटॉन के हिसाब से इनफाइनाइट कितना होगा भाई, 50 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, इतना होगा उनके लिए इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब है कि एक प्रोटॉन किसी भी दूसरे अदर प्रोटॉन पर अपना जो रिपल्सिव फोर्स है वो नहीं लगा रहा होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि इस न्यूक्लियस को अगर मैं तोड़ता हूं, उसको तोड़ने में जितनी एनर्जी लग रही है उसको तोड़ने में और उसके प्रोटॉन्स को इतनी दूर ले जाने पे कि एक प्रोटॉन का इफेक्ट किसी दूसरे प्रोटॉन पर नहीं लगेगा, तो इतने में जो पूरी एनर्जी मेरी खर्च होगी उसको मैं बाइंडिंग एनर्जी कह सकता हूं। और इस बाइंडिंग एनर्जी की दूसरी डेफिनेशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो ये जो 20 प्रोटॉन थे सपोज इस न्यूक्लियस के, इस 20 प्रोटॉन्स को मैंने इस तरीके से अलग अलग कर रखा है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब कि किसी भी एक प्रोटॉन का जो इफेक्ट है या किसी भी एक प्रोटॉन का रिपल्सिव फोर्स किसी बाकी दूसरे प्रोटॉन पर नहीं लग रहा है, यानी कि सबको आइसोलेट कर रखा है। तो ये 20 प्रोटॉन को अगर मैंने आइसोलेट कर रखा है और आइसोलेट करने के बाद इनको मैं एक जगह पर लेकर आता हूं, एक जगह पर क्या करता हूं मैं, एक जगह पर इनको लेकर आ जाता हूं सारे ही प्रोटॉन्स को, और इस तरीके से लेकर आ जाता हूं कि न्यूक्लियस जैसी छोटी सी जगह में इनको क्या कर देता हूं, पैक कर देता हूं। तो इसमें जो मेरा वर्क डन लगेगा या इसमें जो मेरी एनर्जी लगेगी उसको भी मैं बाइंडिंग एनर्जी कह सकता हूं। तो बाइंडिंग एनर्जी की दो डेफिनेशन हम यहां पर समझ सकते हैं। एक तो ये कि न्यूक्लियस में से प्रोटॉन्स को आपने इतना दूर कर दिया कि एक का फर्क दूसरे पर कुछ भी नहीं पड़ रहा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आप उनको ले गए न्यूक्लियस को तोड़ के। दूसरी डेफिनेशन आप इस तरीके से बता सकते हो कि सारे प्रोटॉन्स इतनी दूरी पर थे, सारे प्रोटॉन्स आपके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, फिर आपने उनको इकट्ठा लाके न्यूक्लियस के अंदर बांध दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है आपका मास डिफेक्ट का। ठीक है, तो मास डिफेक्ट बेसिकली यहां पर क्या चीज होती है उसको समझते हैं। तो मास डिफेक्ट यहां पर आप देख सकते हो, the difference in mass of nucleus and its constituent nucleus is called the mass defect। अब देखो ये इस डेफिनेशन का बेसिकली मतलब क्या है, इसको नीचे समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, मान लो किसी भी एक्स वाई जेड एटम का ये न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस यहां पर था। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस को मैंने मान लो इधर अलग करके रख लिया, ये अलग करके मैंने इसको न्यूक्लियस को रख दिया, और इसका मैं क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या करा, वे करा कि भाई इस न्यूक्लियस का मास जो है कितना है। अब यहाँ पर मेरे को सपोज रीडिंग मिल रही है कुछ भी, मैंने इस न्यूक्लियस को तोल कर देखा। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस को तोलने पर मेरे को सपोज पता चला कि इस न्यूक्लियस का मास मान लो कुछ भी है, एक्स मास है ये। ठीक है, अब उसके बाद क्या करा, मैंने इस न्यूक्लियस को तोड़ दिया। इस न्यूक्लियस को कैसे तोड़ा होगा, बाइंडिंग एनर्जी का इस्तेमाल करके। बाइंडिंग एनर्जी मतलब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इस न्यूक्लियस को तोड़ने में इस्तेमाल की जाएगी, सो दैट कि इसके प्रोटॉन्स को मैं इतना दूर कर दूं कि किसी भी एक प्रोटॉन का प्रभाव किसी दूसरे प्रोटॉन पर नहीं लग रहा होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का इस्तेमाल करके इस न्यूक्लियस को मैंने तोड़ दिया। ठीक है, अब तोड़ने के बाद क्या हुआ, इसमें से जो भी मेरे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकले, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो भी यहां पर निकले होंगे, जितने भी होंगे, ठीक है, ठीक है, जितने भी होंगे, अब इन सब का मैंने क्या करा, मास तोल कर देखा। दोबारा से मैं क्या कर रहा हूं, इसका मास तोल कर देख रहा हूं। तो अब क्या होगा, ये जब मैंने इसको बाइंडिंग एनर्जी लगा के तोड़ दिया जब पूरे न्यूक्लियस को, तो तोड़ने के बाद जब इसके अलग अलग पार्टिकल्स का मैंने वजन तोल कर देखा, तो ये मेरे को कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए थी, मेरे को एक्स वैल्यू मिलनी चाहिए थी, लेकिन मेरे को एक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, यहां पर से थोड़ा सा मास कम हो जाएगा। यानी कि अगर सपोज ये वाली वैल्यू मेरे को 0.0023 मिल रही थी, तो ये वैल्यू हो सकता है ये 0.0021 हो जाए, यानी कि थोड़ा सा क्या आ जाए, मास में कमी आ जाए। एंड इसी मास की कमी को हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसी मास की कमी को हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, मास डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो आपका न्यूक्लियस का ओवरऑल मास होता है और जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि न्यूक्लियस का मास होता है, न्यूक्लियस मतलब जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर है, कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास जब आप न्यूक्लियस का मास देख रहे हो और इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हो, तो वो जो आपको डिफरेंस वैल्यू मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं।
अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी वही लोग रह रहे थे और उन लोगों को अलग करके देखा तब भी वही लोग थे जिनका मास हमने निकाल कर देखा, लेकिन फिर भी ये मास में कमी आ कैसे गई? तो मास में बेसिकली कमी आई ऐसे कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी का इस्तेमाल करके इस न्यूक्लियस के शेल को तोड़ा। न्यूक्लियस का शेल मतलब कुछ नहीं, न्यूक्लियस का शेल इमेजिनरी है, मतलब न्यूक्लियस को तोड़ने में जो एनर्जी यहाँ पर खर्च हुई, ठीक है, न्यूक्लियस को तोड़ने में जो एनर्जी यहाँ पर खर्च हुई थी वो एनर्जी वो इसी मास की वजह से आई जो मास डिफेक्ट आया था। यानी कि यहाँ पर ये 0.0023 मास दिखा रहा था, यहाँ पर ये 0.0021 मास दिखा रहा था, तो कमी कितनी की आई है? 0.002 की कमी आई है। इतने मास की जो कमी आई है, यही मास को हमने क्या करा? एनर्जी में कन्वर्ट करा। कैसे करा? मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर करके, mc स्क्वायर करके जो भी एनर्जी आई हमारे पास, ये एनर्जी आ गई। और यही एनर्जी क्या थी? हमारी बाइंडिंग एनर्जी थी। इसी बाइंडिंग एनर्जी का इस्तेमाल करके हमने क्या करा? इस न्यूक्लियस को तोड़ा। ठीक है, तो क्या हुआ? ये जो बाइंडिंग एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे थे, ये मास, इसी के मास से हमने ये एनर्जी बनाई, और इसी के मास से जब ये एनर्जी बनाई तभी यहां पर क्या हो गया? मास का डिफेक्ट आ गया। ठीक है, इसी का मास डिफेक्ट आने की वजह से यहां पर जो बाद में पार्टिकल्स का हमने मास तोल कर देखा तो वो मास क्या हो गया? कम हो चुका था। तो कहने का मतलब है कि जब ये पार्टिकल्स साथ में बंधे होंगे और जब ये ओपन होंगे, सारे अलग अलग होंगे, तो यहाँ पर मास में थोड़ी बहुत कमी इसलिए आएगी क्योंकि जब ये बंधे हुए थे तब इसको जब तोड़ा गया होगा, तो तोड़ने में जो मास को हमने एनर्जी में कन्वर्ट करा, जिस एनर्जी की वजह से ये शेल टूट पाया और उसके बाद ये पार्टिकल्स अलग अलग हो गए, तो इसी की वजह से क्या आता है? ओवरऑल मास डिफेक्ट आता है। ठीक है, ये समझ आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यही क्या होता है? आपका मास डिफेक्ट होता है। तो अब वापस आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो देखो मास डिफेक्ट क्या है? द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस, mass of nucleus and its constituent particles या constituent nucleons is called the mass defect of that nucleus। ठीक है, तो यही क्या होता है? आपका मास डिफेक्ट होता है। अब मास डिफेक्ट निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। कैसे दिया है? एक तो z मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एटॉमिक मास नंबर प्लस ये z। ठीक है, ये सब छोड़ो, ये फालतू की बातें लिखी है यहाँ पर, ये फॉर्मूला आपको समझ नहीं आएगा। फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पर इसको आपने कैसे देखना है? देखो फॉर्मूला आपने कैसे निकालना होता है ना, मास डिफेक्ट जब भी आपने निकालना है तो यहाँ पर इसका जो मास होगा, आपको ये पता है कि इसका जो वो मास होता है वो क्या होता है? मतलब एटॉमिक मास नंबर होता है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं आपके क्या है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पर जो टोटल मास होगा इस न्यूक्लियस का, वो एटॉमिक मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय जो आपका यहाँ पर किसकी क्वांटिटी होती है, मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन किसी का भी एक का मास ले लो और आप उससे उसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। और उसके बाद क्या करोगे? ये जितने भी आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दिए हैं, इनका मास आप अलग अलग कैलकुलेट करोगे। यानी कि प्रोटॉन का सपोज जितना भी मास है x है, एक का प्रोटॉन का मास, तो जितने भी प्रोटॉन होंगे उसको उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल प्रोटॉन्स का मास मिल जाएगा। इसी तरीके से एक न्यूट्रॉन का मास आपको पता है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल प्रोटॉन्स का आपको मास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये करने के बाद जो है, अब इसका जो फॉर्मूला है मैं आपको एक और तरीके से इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूं। देखो इन्होंने क्या करा है, ये यहाँ पर ना आई थिंक ये a प्लस जेड नहीं होगा, ये माइनस होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ये माइनस होगा। अब ये जो फॉर्मूला इन्होंने समझाया है मास डिफेक्ट का, वो कैसे समझाया है कि सबसे पहले इन्होंने क्या लिया? मास ऑफ प्रोटॉन लिया, एक प्रोटॉन का मास लिया जिसे आप mp कह रहे हो, और z से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? z क्या होता है? आपका एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर के बराबर ही क्या होते हैं? आपके टोटल प्रोटॉन होते हैं किसी भी न्यूक्लियस में। तो एटॉमिक नंबर से आपने क्या करा? एक प्रोटॉन के मास को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा? एटॉमिक मास नंबर में से अगर आपने एटॉमिक नंबर को माइनस करा तो क्या मिल जाएगा? आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आपने क्या करा? एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया mn।
तो इन दोनों का आपने टोटल मास निकाल लिया, और इसका डिफरेंस आप किससे निकाल रहे हो? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस से निकाल रहे हो। m क्या है? मास ऑफ द गिवन न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से जब आप अलग अलग पार्टिकल्स का पहले आप क्या करोगे,